21 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। ग्रहण का अगर असर इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो उस पर भ्रम की अंधेरी परछाई क्यों फैलाई जा रही है? न्यूज चैनल्स का यह दायित्व है कि वो सच बताएं, फैक्ट्स बताएं, जैसा है ठीक वैसा ही दर्शकों के सामने रख दें। लेकिन अटेंशन पाने की भूख ऐसी कि जो ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, उसी के प्रभाव बताए जा रहे हैं। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो इस पर भी विमर्श दो आ गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि उसका असर भारत पर दिखेगा, लेकिन फैक्ट यह है कि उसका असर भारत पर नहीं दिखेगा तो सूतक कहां से लागू होगा? अब जब भारत में नजर आएगा ही नहीं यह ग्रहण, तो सूतक काल लागू होगा कि नहीं, इसी पर करेंगे हम चर्चा। क्या इसके असर पड़ने वाले हैं और क्या होगा प्रभाव, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नीति शर्मा जुड़ेंगी, ज्योतिषाचार्य वो ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ेंगे, आचार्य शैलेश तिवारी, स्वामी उपमन्यु भी हमारे साथ होंगे। हम न्यूज चैनल्स फिगर और फैक्ट्स के साथ उसको समझते हुए यही कहेंगे कि सूरज छुपे या ना छुपे, सच छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ग्रहण अगर भारत में नहीं दिख रहा है तो दर्शकों के ज्ञान पर, भ्रम पर ग्रहण मत लगाइए। सूर्य ग्रहण का सच। सूतक की दुकान, रेटिंग का सामान। ग्रहण न्यूजीलैंड का, डर हिंदुस्तान का। आस्था के नाम पर व्यापार, चैनल कर रहे प्रचार। 15 दिन के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने से कई तरह के मिथक बाजार में चल रहे हैं। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को होने वाला है। ये एक प्रकार की खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। लोगों का मानना है कि जब राहु या केतु अपना ग्रास बना लेते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान भगवान सूर्य काफी तकलीफ में होते हैं और इसमें भी अगर सूतक काल लग रहा हो तो कहते हैं कि किसी भी तरह के मंगल कार्य की मनाही होती है। मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है। कहां होगा सूर्य ग्रहण? दक्षिणी प्रांत महासागर में ग्रहण का असर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण का दिखेगा असर। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा असर। लेकिन भारतीय ज्योतिषों ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में इसका कोई असर नहीं दिखेगा। इस बार का ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। भारत में ये नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी लागू नहीं होगा, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं है। ये ग्रहण जब लगेगा तो उस समय भारत में रात होगी, क्योंकि ये रात के 11 बजे से लेकर 3:23 तक रहने वाला है। और ये ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही विजिबल है और विश्व के बाकी एरियाज में विजिबल है। और इंडिया में क्योंकि रात है तो वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे नॉर्मल तरीके से होता है वैसे ही होगा। इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं है। प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण जो कन्या राशि में पड़ रहा है, वो वास्तविक तौर पर भारत में दृश्य नहीं है। आज पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि उसका सूतक भारत में भी रहेगा। ग्रहण जहां दिखाई देता है, जहां उसकी छाया पड़ती है, वहीं उसका प्रभाव होता है। आपको बता दें कि रविवार की रात्रि में लगने वाला सूर्य ग्रहण रात्रि के 10:59 पर शुरू होगा और लगभग सुबह 3:23 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण का कुल समय का अनुमान करीब 4 घंटे 24 मिनट होने वाला है। भारत में जहां सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वहीं ज्योतिषाचार्यों ने सामने आकर इसका खंडन किया है। जहां एक तरफ
सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग भारत में भी सूर्य ग्रहण के प्रभाव को बता रहे हैं, तो वहीं ज्योतिषाचार्य इन भ्रांतियों से पर्दा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शंखनाद के साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी ने शुरुआत कर दी है और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि ज्योतिषियों को लेकर, ज्योतिषीय गणनाओं को लेकर यह चर्चा की जाती है, नीति शर्मा जी से पूछते हैं, यह बात क्या बिल्कुल साफ नहीं है कि जब यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो उसका असर कैसे पड़ेगा? यह भ्रम फैलाना नहीं है? निश्चय रूप से शास्त्रों में पहले तो सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम। और जिसे कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, तो डर का बाजार बनाया जाता है और उस बाजार को डर इतना पैदा कर दिया जाता है और वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए ऐसे हैशटैग्स बनाए जाते हैं कि आपको व्यूअरशिप मिले, उसके लिए कुछ भी परोसा जाता है। बृहद संहिता में साफ साफ लिखा है, यत्र ग्रहणम तत्र दोषः, जहां ग्रहण दिखता है वहां दोष होता है। ग्रहण यत्र भवति तत्र राष्ट्र विनाशनम, जनपद व्याधि राजा पीड़ा अनावृष्टि का। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ग्रहण कोई अजूबा नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। 177 दिन के अंदर ये एक्लिप्स का मंथ साल में 2 बार आता ही आता है और सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का ग्रहण हमेशा 15 दिन के अंतराल में ही लगता है। पूर्णमासी को चंद्रमा का ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य का ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जिन देशों में पूर्ण रूप से विद्यमान है, दृश्यमान है, वहां पे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए ना भारत में सूतक काल है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप दैनिक कोई भी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि कन्या राशि में लगने वाला ये ग्रहण, जो बुध की उच्च राशि है, सूर्य और बुध की युति होगी और वहीं पे केतु जो विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि प्रभावित है। कन्या राशि क्योंकि बुध तत्व की राशि है, ये व्यापार की राशि है, ये शिक्षा की राशि है, काल पुरुष की छठी राशि है, रोगों को दर्शाती है, लीगल डिस्प्यूट्स को दर्शाती है, कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन को दर्शाती है। ये क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य जो प्रशासन का, तंत्र का, सत्ता का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। तो ये जितने भी जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस राशि के और सूर्य के जो सिग्निफिकेशंस होती हैं वो प्रभावित होंगी, लेकिन ग्रहण का दुष्प्रभाव वही ज्यादा देखने को मिलेगा जिस देश से, जिस भूमि से, जिस भूखंड से ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। एक्लिप्स तब कंडीशन तब बनती है सोलर एक्लिप्स की जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की जो किरणें, जो ऊष्माएं, जो ऊर्जा का केंद्र है, वो पृथ्वी तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाती। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी को बाधित नहीं करता है चंद्रमा, लेकिन इस ग्रहण की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और फोटोन्स होते हैं बिल्कुल वो स्प्रेड हो जाते हैं, उसका नकारात्मक आप जो बात कह रही हैं नीति जी, आपको रोकते हुए आचार्य जी आप कुछ समझाना चाह रहे थे और साथ में ये भी बताइए कि प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आंशिक पड़ेगा, आपका क्या मानना है, आपकी क्या मान्यता है? देखिए, सबको सबसे पहले तो प्रणाम। देखिए, जहाँ बारिश होगी वहीं बारिश का प्रभाव होगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि बारिश कहीं और ये खेत आपके यहाँ पर है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उस बारिश का पानी आपको प्राप्त हो जाएगा अंटिल आप किसी और तरह से पहुँचाएंगे नहीं। तो शीत प्रकाश से सूर्य ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण जो है, वो किरणों का प्रभाव है और छाया का प्रभाव है। और छाया कब होगा? मैं एक ग्लोब लेके आया हूँ। इस प्रकार से एक ग्लोब देखिए सामने आपके विद्यमान है, जैसे पृथ्वी आकाश मंडल में भ्रमण करती तो उस प्रकार से एक ग्लोब है। 22.5-23 डिग्री के आसपास ये झुकी होती है और ये जो चंद्रमा है इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा होता है। करीब करीब एक ऑर्बिट है
जो सूर्य की ऑर्बिट है, चंद्रमा की ऑर्बिट है, उसको करीब करीब 5 जो डिग्री के हिसाब से टिल्ट कहा जाता है। और जहां वो कंजंक्शन होता है सूर्य की ऑर्बिट का और चंद्रमा की ऑर्बिट का, उन 2 पॉइंटों को राहु और केतु के रूप में जाना जाता है। जैसे यानी इस प्रकार से ये घूम रहा है और यहीं पर यदि इस प्रकार से हम सूर्य को माने कि ये सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से पड़ रहा है, तो जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो आपको एक तरह से दिखाई देगी साहब। ये हल्की हल्की शेडो जो यहाँ बन के आ रही है बीच में, ये जो आप देख रहे हैं, ये शेडो जो पड़ रही है, ये जो इस क्षेत्र में पड़ रही है जहां ये माना जाएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में फर्क क्या होता है कि जब ये चंद्रमा यहां चला गया तो पृथ्वी अब बीच में, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई, तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो बहुत व्यापक बड़े एरिया में दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है, पृथ्वी की पूरी छाया यहां पड़ जाती है जाकर, तो ये जो इस प्रकार से यानी पूरा चंद्रमा छुप जाता है। कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, कल जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो ये स्थिति बनने वाली है। ये स्थिति बनने वाली है कि सूर्य यहाँ के शिक्षक भी बने। ये नहीं, ये ज्योतिष के अंदर बेसिक सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, ज्योतिष की गणित सिखाई जाती है, नासा वेस्टर्न साइंटिस्ट तो अब जाके सीखे। ज्योतिष की काल गणनाएं तो अनादिकाल से हैं, और उसके अंदर राहु केतु की जो कहानियों के ढंग से हमको समझाया गया, सिखाया गया। ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु वो ग्रास करते हैं, छाया ग्रह के रूप में है, और उसको यहाँ इस प्रकार से बड़े अच्छे से समझाया गया है, गणित के माध्यम से समझाया गया है, जिसको प्रैक्टिकल रूप में आप समझ सकते हैं। अब सीधी सी समझ लीजिए, जब ये छाया, जब यहां, अब भारत देखिए कि जब यहां पर ये छाया पड़ रही होगी तो भारत में उस वक्त अंधेरा हो चुका है। रात को करीब करीब 11 बजे 23 बजे से भारत की टाइम से ये ग्रहण आरंभ होगा, तो उस वक्त यहां छाया, यहां अंधेरा हो जाएगा, सूर्य दृश्य नहीं होगा, तो यहां ग्रहण पड़ने का उसका प्रभाव है ही नहीं। तो इसी प्रकार से भारत, ये विश्व के आधे भाग में जहां उस वक्त जो रात्रि चल रही होगी तो वहां उसका कोई प्रभाव नहीं बन रहा है। और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि जब चंद्र सूर्य ग्रहण पड़ता है तो एक छोटी, यानी ये जो चंद्रमा है बहुत छोटे रूप में है, सैटेलाइट के रूप में है, और इसकी छाया एक पर्टिकुलर एरिया में ही पड़ेगी और वो कुछ समय के लिए रहेगी, तो उसको वास्तविक तौर पर उस जगह पे ही उसका प्रभाव दिखाई देगा। जो आज बहुत सारे चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार को विवादित करने की बात की जा रही है, नहीं, पूरी जगह एक खगोलीय घटना है, उसका पूरी जगह बिल्कुल नहीं प्रभाव माना जा सकता। लेकिन अब इसका प्रभाव उस क्षेत्र में क्या होगा, हमने एक एनालाइज करने का प्रयास किया। पिछले वर्ष भी वहां पर ग्रहण पड़ा था, पिछले वर्ष भी कई सालों में करीब करीब ग्रहण वहां पड़ा, इस आश्विन के महीने में ग्रहण पड़ा था, फिजी इत्यादि क्षेत्र में, न्यूजीलैंड इत्यादि क्षेत्र में। वहां क्या प्रभाव पड़ा, वहां पर अराजकता आई, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन रूप में किए गए, वहां पर स्टॉर्म्स आए बहुत सारे। उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे करीब करीब 4 अक्टूबर के आसपास पिछली बार वहां ग्रहण पड़ा था, तो उसके बाद एक वातावरण के हिसाब से वहां पर हिली स्टॉर्म्स जो जिन, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिन इलाकों में ये देखा जाएगा वहां पर इसका प्रभाव होगा। शैलेश जी, आचार्य जी, आप ये बात मानते हैं कि जिन इलाकों में दिखेगा उन्हीं में प्रभाव होगा, या फिर आप भी ये मान रहे हैं कि उनका प्रभाव भारत पर भी मुख्य रूप से देखने को मिलेगा? देखिए, सत्य है कि बारिश नोएडा में हो रहा है तो इसका प्रभाव आपको पटना में और चेन्नई में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यह जो सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर को रात्रि 10:59 भारतीय समय के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कन्या राशि में लग रहा है, और यह विशेष रूप से 1:11 इसका रात्रि मध्याह्न काल होगा और 3:23 इसका अंतिम काल होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी में पिछले वर्ष भी, जैसा कि हमारे मित्र विक्रमादित्य जी ने कहा कि लगा था ग्रहण, तो ऑस्ट्रेलिया में आगजनी हुआ था, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगा था, और सूर्य जो है वह अग्निकारक हैं, तो इसके कारण यह निश्चित तौर पर जहां पर ग्रहण होगा उस राष्ट्र में कहीं न कहीं परेशानी निश्चित तौर पर होगा। लेकिन भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसका सूतक काल चंद्र ग्रहण में 10 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, तो यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। महालया का दिन है, अगले दिन हमारी नवरात्रि की, आश्विन मास की नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। सब लोग अच्छे से स्नान करके पूजा का शुभारंभ करें। इस ग्रहण का प्रभाव निश्चित तौर पर वहीं होगा जहां जहां यह दृश्य होगा और उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका पूरा प्रभाव भारत में नहीं होगा। इसके बावजूद भी चूँकि ब्रह्मांड में यह ग्रहण है, तो जो लोग उस समय में जगे होंगे, अगर साधना करेंगे तो उसको साधना में अच्छा लाभ मिलेगा, और वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से जगने के बाद अधिक फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके आप
अनुष्ठान की तैयारी करें। यह जो ग्रहण है यह निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अभी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि आप कहाँ से, उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बता दूंगा। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शनि की दृष्टि है उस तरह डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि, बुरी दृष्टि ना पड़ जाए ऑस्ट्रेलिया पर और आने वाला समय में उनके साथ परेशानी ना पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यह सूर्य जो है वह क्या राजनीति का द्योतक है, सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा हैं, वह राजनीति को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में इसका जरूर प्रभाव होगा, आप देखने को मिलेगा जिन इलाके में या फिर जिन देशों में ये मुख्य रूप से दिखेगा वहां। स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जब यहाँ सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा, और उसके दौरान, सूतक लगने के दौरान जो एहतियात बताए गए हैं, क्या वो भी हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु सिर्फ एक अंश में होते हैं तभी ग्रहण पड़ता है, और इसमें अंशात्मक बहुत ही अंतर है। चंद्रमा के अंश जिस टाइम और राहु के अंश और सूर्य के अंश तीनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। हम लोगों के जितने भी पत्रे वगैरह हैं, जितनी भी जंत्रियाँ वगैरह हैं, बनारस से और इससे चलती हैं, तो उसके हिसाब से, देखने के हिसाब से आंशिक रूप से भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ग्रहण का किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना आंशिक पड़ेगा, ना पूर्ण पड़ेगा, और ना ही सूतक लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक सूर्योदय होगा पढ़ ही तब नहीं तक वो घटना पूरी हो चुकी हाँ, होगी। और ये जो ग्रहण होता है केवल आंशिक रूप से, जब सब चीजें 1 डिग्री पे होंगी, राहु भी, केतु भी, और चंद्रमा भी, और सूर्य भी। राहु और केतु 180 डिग्री में होते हैं, तो उनका लेकिन आंशिक, आंशिक का मतलब है कि ग्रहण नहीं दिखाई देगा किसी भी हालत में। अच्छा, आपका ये तर्क है कि सूर्य के राशि परिवर्तन का मतलब है कि ग्रहण नहीं दिखाई देगा। नीति शर्मा जी से ये पूछ लेते हैं, क्या ग्रह की राशि बदलने से ग्रहण में प्रभाव बदलते हैं? बनारस के उससे करते हैं। समझने की आवश्यकता, सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है, जैसे विक्रमादित्य जी ने बताया, एक ऑर्बिट में, और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रहा है अलग ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, और पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस में, और वही चंद्रमा भी टिल्टेड है अपनी एक्सिस में। तो जब एक सेलेस्टियल बॉडी जो स्फेरिकल शेप में है वो टिल्टेड है, तो वो जो अलाइनमेंट बनती है 180 डिग्री की एक सीध में बनती है, तब जो है पूर्ण ग्रहण की स्थिति। जैसे कि अभी जो पीछे लूनर एक्लिप्स जो चंद्रमा का ग्रहण निकला था, तो 180 डिग्री में। 180 डिग्री, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो होते हैं ये मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिट्स के। ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एग्जैक्ट जो अंशों की बात स्वामी जी कर रहे हैं, जब ये एग्जैक्ट अंशों में, जैसे कि उन्होंने 4 डिग्री को मेंशन किया, फॉर एग्जांपल 4 डिग्री का ही चंद्रमा होगा, 4 डिग्री का ही राहु होगा, 4 डिग्री का ही केतु होगा, और 4 डिग्री का ही सूर्य होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ के को सेंटर पॉइंट बना के चल रहे हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब पार्शियल सूर्य ग्रहण बन रहा है। सूर्य अपना राशि परिवर्तन संक्रांति में कर चुके हैं, वो कन्या राशि में है, जबकि केतु जो बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं। लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, ग्रहण हमेशा 15 दिन के अंतराल में ही लगता है। सोलर लूनर इक्लिप्स हमेशा 15 दिन के अंतराल में लगते हैं। तो जैसे कि अभी चंद्रमा का ग्रहण गया था कुंभ राशि में, अब ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि अपनी संक्रांति में सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया, इसलिए ये आंशिक लग रहा है। अगर ये सिंह राशि में होता और पूर्ण डिग्री कोइंसाइड करती, तब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता। इसीलिए इसका प्रभाव इतना भयावह नहीं है एज कंपेयर टू जो हमारा लूनर इक्लिप्स, जो चंद्रमा का ग्रहण गया, जो कि पूर्ण चंद्रमा का ग्रहण था। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण ही है, आधा है, लेकिन प्रभाव होता है। भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन भारत की कुंडली में जो पंचम भाव है, वहां कन्या राशि विराजमान है, वहां सूर्य जो है कहीं ना कहीं ग्रसित हो गए हैं। अमावस्या में ही ग्रहण लगता है सूर्य का, तो अमावस्या में भी आप देखेंगे कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो चंद्रमा से ड्रिवन होते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है। जब
पूर्णमासी होती है अमावस्या, आप असाइलम जाएंगे या जहाँ पागल खाने, जहाँ मेंटल जो चैलेंजिंग बच्चे रहते हैं, बिल्कुल, भावनाएं, वो चंद्रमाएं। इस फेज में मैं और आप भी इमोशनली काफी एजिटेटेड देखे जाते हैं हाँ। इन तिथियों के आसपास जी। इसीलिए सूर्य ग्रहण क्योंकि सत्ता का कारक है, कन्या राशि कहीं ना कहीं भारत की पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव देश का एजुकेशन सिस्टम दिखाता है, पंचम भाव देश की शिक्षा प्रणाली सिखाती है। काल पुरुष की छठी राशि है, ये लीगल तंत्र को दिखाता है। आप इस ग्रहण के प्रभाव से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड में ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा, अग्नि का कारक है, तो वॉल्केनो इरप्शंस हो सकते हैं। जो राजकीय, जो सत्ता पक्ष है, उसके विरोध आंदोलन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सामने शनि बैठे हैं, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में इनकी एनमिटी है, दुश्मन का भाव, शत्रुता का भाव रखते हैं। और शनि जो है ज्योतिष में जनता का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है, यानी कि जनता और सत्ता, वो उसके बीच में विद्रोह का भास रहेगा। और ये भी तो बताया जाता है, ज्योतिष का एक नियम है कि अगर शनि और सूर्य एक साथ आते हैं तो कुछ भावों में सूर्य शनि को कर देता है अस्त, ऐसी मान्यताएं हैं। सभी ग्रहों को नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सूर्य ही एकमात्र ग्रह है जिसके पास ऊर्जा है। चंद्रमा भी स्वयं की ऊर्जा से नहीं प्रभावित है, चंद्रमा भी सूर्य की ऊर्जा को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है उसकी रेडियस में। और ये आपको समझने की आवश्यकता है, जो ऑर्बिट्स हैं ये एक्लिप्टिकल ऑर्डर है, एग्जैक्टली स्फीयर या सर्कल नहीं है। जब सूर्य के पास हम आते हैं, कोई भी ग्रह पास आता है, तो रेडियस कम हो जाता है और वहां पे सूर्य के जो हम कहते हैं कि कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, उस कंडीशन में प्लैनेट अस्त हो जाता है, उसके अपने प्रभाव कम हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी में शुक्र भी अस्त हो जाते हैं, बुध भी अस्त हो जाते हैं, जो भी सूर्य की नजदीक रेडियस में आते हैं, जब ये घूम रहे होते हैं प्लैनेट्स, तो वहां पे उनके अपने प्रभाव जो होते हैं वो न्यून हो जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा के आगे उनकी ऊर्जाएं दब जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब प्लैनेट्स आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूं, ये सत्य है, ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन भूमंडल में, इस पूरे आकाश मंडल में, इस भचक्र में जो भी ग्रह है उसकी हर ऊर्जा को मैं, आप, पृथ्वी के वासी, या हर प्लैनेट एक दूसरे की ऊर्जा से, वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, एनर्जी से प्रभावित होता है। निश्चय रूप से जब सूर्य को पीड़ा नहीं होती है, लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पूरे एनर्जी के सिस्टम में जो पहली एनर्जी मिलती है वो C6H12O6, जो ग्लूकोज मिलता है क्लोरोफिल और कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन ऑन द अर्थ। उसी के बाद हमारी फूड चेन चलती है, यानी कि उस ऊर्जा के बीच में अगर कोई भी बाधा आती है तो ऊर्जा को वो बाधित करती है। जब ऊर्जा बाधित होती है, और सबसे बड़ी बात है, सूरज से जो किरणें आती हैं, हम विजिबल स्पेक्ट्रम तो हम और आप देख सकते हैं, जो व्हाइट लाइट बोलते हैं, जो डिस्पर्जन होने के बाद जो सात हम इंद्रधनुष में जो विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो रेंज है, रेड से जो ज्यादा वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उनको इंफ्रारेड रेस बोलते हैं। इसलिए जैसे हम रेड मून की बात करते हैं, सिर्फ लाल रोशनी बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ वो चंद्रमा तक ट्रेवल कर पाती है और चंद्रमा लालिमालिए दिखता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम होती हैं, वो रेले इफेक्ट साइंटिफिक थ्योरी में बोलते हैं, वो स्कैटर हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में अर्थ के। जब वो वायुमंडल में स्कैटर हो जाती हैं तो यूवी रेट्स की वजह से स्किन डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट आईज की प्रॉब्लम होती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नेकेड आई से देखना वर्जित माना जाता है, साइंटिफिकली भी उसको मना करते हैं। जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में, सूर्य को जोड़ा गया है नेत्र से भी। बिल्कुल, आप ये जो समझा रही हैं, सूर्य को जोड़ा गया है उससे, नेत्र से भी, है ना। तो विक्रमादित्य जी हमारे साथ बैठे हुए, आचार्य जी, आता हूं मैं, नीति जी आपके पास आता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप जो एक बार फिर से समझा रहे थे कि ये पूरा ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, भारत के किन हिस्सों पर दिखेगा और किन हिस्सों पर नहीं दिखेगा। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो राशि कॉन्सेप्ट है वो बहुत मोटा कॉन्सेप्ट है, उसको और सेटल करने की जरूरत है। इसलिए नक्षत्र विज्ञान को वहां पे उपस्थिति किया जाता है। नक्षत्र विज्ञान के दृष्टिकोण से यार समझिए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ये सारे के सारे ग्रहों का इस वक्त योगायोग चल रहा है, और उसके कारण से जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, दोबारा समझ लीजिए हो क्या रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कई लोगों का अभी भी मानसिकता है कि जो ग्रहण पड़ रहा है सूर्य का पूरे पे प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य के बीच में जो छाया ग्रह हैं वो जब बीच में आते हैं उसके कारण से ग्रहण बनता है। और राहु केतु 180 डिग्री के
नहीं, शेडो के दो स्वरूप कहे गए हैं, लेफ्ट और जो उसको जिस प्रकार से दक्षिण और उत्तरार्ध के रूप में माना जाता है वो स्वरूप माना जाता है। अब ये मान के चलें ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र यहाँ पड़ रहा है और सामने से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो ये जो प्रभाव है यहाँ पर उस एंगल से स्पेसिफिकली देखेंगे तो इसी क्षेत्र में वो शेडो बन के आ रही है, बाकी सब जगह नहीं आ रही, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने के कारण से वो शेडो बहुत छोटी एक एरिया में स्पेसिफिकली पड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी एक अलग है, सूर्य बहुत दूर विद्यमान है, तो जो वहां प्रकाश की किरणें वो उस एंगल से स्पेसिफिकली जाते हुए वो यहां इन्हीं क्षेत्र में पड़ रही है। और इस बार सूर्य राजा है, अतिवृष्टिकारिक है, तो यानी जल से संबंधित समस्याओं को वहां आपको देखने को मिल सकता है। अब वराहमिहिर संहिता के अंदर एक सूत्र लिखा है कि वहां कहा गया है कि जब अश्विन के नक्षत्र अश्विन के महीने में सूर्य ग्रहण पड़े तो जहां वो ग्रहण पड़ रहा हो उससे पूर्व और पश्चिम के देशों पर भी उसका भयावह अराजक स्थिति बन सकती है। तो यानी जहां जहां वो ग्रहण पड़ रहा है उनकी पूरी स्थिति को देखें, तब अब आपको समझने की आवश्यकता है उनके पूर्व और पश्चिम में क्या क्या स्थितियां हैं। जो वहां पर जो स्थितियां चल रही हैं उनके कारण से इनका प्रभाव वहां भी देखने को मिलेगा। और चंद्रमा के हिसाब से चंद्र ग्रहण तो भारत में पड़ के चुका ही है ना, तो उसका भी भयावह स्थिति आने वाले समय में जिस प्रकार से मानसिकता दिखाई दे रही है, जो सारी स्थिति चल रही है, तो यानी ये अतिवृष्टि का योग अभी लगातार चलने वाला है। जल जो की तरह से जो त्रासदी मची है वो लगातार मचने वाली है, और ये दोनों जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर पड़े हैं उसका प्रभाव अभी कुछ दिन में देखने को मिलेगा। और वो सब का सब हम सब कोशिश ये करें ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो सनातन कहता है उस ग्रहण वो आध्यात्मिक पहलू देखता है। ग्रहण को पर्वकाल कहा जाता है, और वहां जो दान पुण्य करने की, साधना करने की, यज्ञ करने की जो विधान, मंत्र जप करने का विधान बताया गया वो अपने आत्म विकास के लिए बताया गया है। अब ये जो सूतक के हिसाब से लोगों ने कह दिया खाओ मत, निषेध मत करो, वो उनके लिए है जो वास्तविक तौर पर साधना कर रहे हैं। यानी जो अबाल हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है। तो यानी जो ये इन्फेक्शन फैलने वाली वो तथाकथित तौर पर लोगों को डराकर कुछ दिन पहले जो लोगों को डराया जा रहा था, उसका ग्रहण से कोई मतलब नहीं है। वो ग्रहण से कोई कतई मतलब नहीं है, क्योंकि पंचांग इसका प्रमाण है। तो यानी जो ये जो वेव्स के नाम पर और अनेक प्रकार से लोगों को डराया जाता था कि खाने की चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, उन पर आपको वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता। वो केवल पूजा निषेध के लिए उस समय सूतक काल से बचने के लिए बात की जाती है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप ये बताइए कि क्या बताया गया है हिंदू पंचांग और सनातन के अनुसार कि कितने दिनों तक, मतलब मान लीजिए कि आज ग्रहण हो या कल ग्रहण हो या इस महीने ग्रहण हो, उसका असर कितने दिनों तक देखा जा सकता है? देखिए, ग्रहण का असर जो है वह 2 पक्षों तक, यानी 2 पक्ष 15 दूनी 30 दिन तक, 1 महीने तक ग्रहण का पूर्ण असर दिखता है। साथ ही साथ ग्रहण काल को डरावना काल न समझें, इसे एक साधना काल को मान करके जब भी ग्रहण हो, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस ग्रहण काल में आप जितना से ज़्यादा जप कर सकें, हवन कर सकें, निश्चित तौर पर उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और ग्रहण की समाप्ति के बाद निश्चित तौर पर स्नान करने का, दान करने का महिमा बताई गई है। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण, चूँकि सूर्य अग्निकारक हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फिर से कहीं न कहीं आग के कारण, कहीं जंगलों में आग के कारण परेशानी दिखेगी। अभी चंद्रग्रहण है, उसी का अभी जो है प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, जल प्रलय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आपने देखा भारत में भी चंद्रग्रहण था तो उसका असर अभी आपने कल भी देखा उत्तराखंड में जिस तरह से जल प्रलय बना हुआ है, तो अगले 15 दिन 20 दिन तक और जल प्रलय बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, अग्नि तत्व है और पूर्व व पश्चिम की तरफ उसका हानि होगा, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों के अंदर युद्ध की स्थिति बनेगी और अग्नि कारक मतलब बम वर्षा, अग्नि मार काट, गोली बंदूक, ये सब चलता रहेगा, ये सब परेशानियां पैदा होगा ही होगा। यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव दुष्प्रभाव है। हालांकि इसका असर हमारे भारत में नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, कैसे लोगों की मानसिकता हो गई है। चंद्र ग्रहण का अभी भी प्रभाव चल रहा है, लोगों का सोच में बदलाव आ जाता है और कैसे कैसे लोग जो है वह वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वह विपक्ष के लोग हों, चाहे आपने देखा कि कैसे अभी हमारे एक भगवान विष्णु जी के जो खजुराहो में मंदिर है, वहाँ भगवान की मूर्ति का सिर कटा हुआ है, टूटा हुआ है,
उस पर भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आया है ऑर्डर, उससे लोगों की मानसिकता दिखती है। इससे यह चंद्रग्रहण का ही प्रभाव है और ठीक सूर्यग्रहण का भी जब प्रभाव आएगा अगले 1 महीने तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल, हलचल, मार्केट, ये स्थिति बनेगी। तो जी, चंद्रग्रहण हो या सूर्यग्रहण हो, इसमें साधना करें। साधना करने से आपके अंदर आत्मशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होगी और सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप लोग जैसे बता रहे हैं कि साधना का वक्त है, इस वक्त साधना करनी चाहिए। स्वामी उपमन्यु जी, इस ग्रहण को हम कैसे करें परिभाषित कि लोग इससे ना डरें और वो समझ पाएं कि इसका बड़ा असर हमारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये आंशिक है और भारत में नहीं दिखेगा, और उस दौरान क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण से तो कभी भी नहीं डरना चाहिए, इस ग्रहण से नहीं, किसी भी ग्रहण से। क्योंकि ये ग्रहण जब आता है तो हमको एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमको एक समय दे जाता है। हमारे अध्यात्म में दिया है कि ग्रहण काल में कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया है कि जो आपके पास शून्य का टाइम बचे, जो बचे, इसमें आराधना करनी चाहिए। अपने अपने इष्ट की आराधना करिए, ग्रहों की आराधना करिए। ग्रह जो 9 ग्रह हैं उनकी शांति के लिए आराधना करिए, और जो आपका इष्ट हो, कोई जरूरी नहीं है, राम हो, कृष्ण है, शिव है, माँ है, जिनकी भी है, तो मैक्सिमम टाइम आपके पास जो बच गया है वो केवल आराधना करिए। ओम नमः शिवाय करिए, राम राम करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, कुछ भी करिए, जय माता दी के बोलिए, कुछ भी, वो समय का सदुपयोग करिए, तो वो आपको दोनों अच्छे करेगा। ये युग भी सही करेगा और ऊपर वाला युग भी, मतलब कि अभी भी सही होगा आपके जप करने से, तप करने से, और आगे का युग भी। लोग नहीं कहते कि हमको ऊपर जाना है और तब काम करना है, तो उसके लिए भी दोनों ही युग सही वो होगा, दोनों में फायदा होगा आपको, पूर्व जन्म, मतलब कि इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, दोनों में फायदा देगा। तो आराधना करना सबसे जरूरी चीज है। आप इन सबको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किनारे कर दीजिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कर दीजिए, और सामाजिक, केवल आपके पास जो गैप बचा है, ये जो 3-4 घंटे का टाइम निकलता है ग्रहण का, इसमें आप केवल आराधना करिए, आराधना करिए, और आराधना से जो ऊर्जा बने उसको ग्रहण करिए। जो दूषित ऊर्जा है उनको दूर बाहर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊर्जा आपने ग्रहण की है इन 4 घंटों में, उसको आत्मसात करिए। आपको ये युग भी फायदा होगा, इस काल में भी फायदा होगा, और आगे भी जब मोक्ष मिलेगा और वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि केवल अगर एक बात और कॉन्सेप्ट देखें इसके अंदर, राशियों के हिसाब से जो लोग वहां रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उनकी राशि के दृष्टिकोण से भी इसको समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और वो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उसको समझने की आवश्यकता है। मेष राशि वाले यदि हम देखें तो 6ठे भाव में उनके ग्रहण पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको इस ग्रहण जो क्षेत्र में वहां रह रहे हैं, जो फिजी क्षेत्र, इसमें एक नोट दे देना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है जहां पर ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा, वहां के लिए है। बहुत सही बात है, भाव प्रभावित रहेगा, वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या वालों के दिक्कत कर सकती है। कोशिश ये करें, जो लोग हिंदू हैं वो कोशिश ये करें हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, वो आपकी राशि से संबंध करता है। हो सकता है चावल इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी वृषभ राशि के संबंध में बात करें तो वहां लव लाइफ में जो लोग हैं, बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समस्याएं उत्पन्न करने का योग बन सकता है, तो इसलिए थोड़ी सी ध्यान रखें कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सेटबैक प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, तो कोशिश ये करें कुछ खास चीज़ों का दान करने, गौशाला इत्यादि में यदि चावल इत्यादि का दान करेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लाभ का योग बन सकता है, कष्ट को दूर करने का योग बन सकता है। वहीं मिथुन राशि के संबंध में यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पर उनके 4थे भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है, पारिवारिक तौर पर तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपके रिलेशनशिप आपके घर में माता जी के साथ थोड़ी खराब होने के योग बन सकते हैं। संपत्ति इत्यादि के मामलों में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गौ सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बिल्कुल थोड़ा छोटा, तो बिल्कुल छोटा कर देता हूं। कर्क राशि के संबंध में बात करें तो चंद्रमा से प्रभावित इस ग्रहण में जो है, तो भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न होने की समस्या दिखाई देती है। संचार माध्यम से कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकती हैं। यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। गणेश जी के स्तवन करना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण उसमें पड़ ही रहा है, तो धन की हानि
वाणी के संबंधित योग दिखाई देते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंह राशि आपकी राशि के स्वामी ही है। ऐसे में आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरत है। गेहूं इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा। अब जो राशियां बच गई हैं, किन किन के लिए अच्छा और किन किन के लिए थोड़ा? कन्या राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहते हुए जरूरत है, क्योंकि उस पर मुख्य प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। बाकी राशियों के लिए बैलेंस रहेगा।